हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, एज यू नो दैट कि वी हैव स्टार्टेड आवर न्यू जर्नी दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। इसमें हमने देखा कि किस तरह से इस थियोरी को डाल्टन ने बहुत ही इजीली डेवलप किया ऑन द बेसिस ऑफ सम अजम्पशन। यानी डाल्टन ने हमें सिखाया कि हम अपने इकोनॉमी में जब पब्लिक फाइनेंस के ब्रांच को स्टडी करते हैं तो उसमें हमें ऑब्ज़र्व होता है कि जो भी हमारा मैक्सिमम सोशल वेलफेयर है वो हम कैसे मेज़र करेंगे, और उसे मेज़र करने के लिए उसने एक सिस्टमैटिक थियरी दिया। और वो थियरी के जो कॉन्सेप्ट्स थे दो, दैट इज़ मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस और मार्जिनल सोशल बेनिफिट्स। ये दो कंसेप्ट जो हैं वो हमें इस थियरी को समझने में मदद करते हैं। हमने क्या समझा बच्चों? हमने समझा हमारे पब्लिक फाइनेंस के दो मेन फाइनेंशियल ऑपरेशन। हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत से पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंकर करती है, यानी खर्चा करती है। एंड वाइल इंकरिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर इट इज़ अज्यूम्ड कि इट विल बी प्रोवाइड मैक्सिमम बेनिफिट टू द इकोनॉमी, यानी पब्लिक को वेलफेयर मिलेगा, क्योंकि ये अज्यूम किया जाता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को ईच एंड एवरी गवर्नमेंट बहुत ही इफ़िशेंटली और प्रोडक्टिवली यूज़ करती है। जब खर्चा हम बहुत सोच समझ के करते हैं तो लोगों तक उसका बेनिफिट पहुंचना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो बेनिफिट है जो हम पर यूनिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसमें मेजर करते हैं, तो ये बेनिफिट विथ एवरी इंक्रीज इन द यूनिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर विल गो ऑन डिमिनिशिंग, कम होता जाएगा। तो एक तरफ उसने पब्लिक एक्सपेंडिचर के इस थियरी के अजम्पशन लिए। अच्छा, दूसरी तरफ उसने क्या देखा कि ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए रेवेन्यू चाहिए, वो रेवेन्यू गवर्नमेंट कहाँ से रेज करता है? इट इज़ थ्रू टैक्सेशन ओनली। ये अजम्पशन था फिर से कि हमारी गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा थ्रू टैक्सेशन ओनली, यानी नॉन टैक्सेशन के जो सोर्सेज थे उसको हमने इग्नोर किया, अवॉइड किया। अच्छा, टैक्सेशन के थ्रू जो भी हमें पैसे मिलेंगे इससे क्या होगा? इससे इकोनॉमी में डिसयूटिलिटी क्रिएट होगी, यानी सेक्रीफाइस होगी, और जितना यूनिट ऑफ टैक्स बढ़ेगा उतना सेक्रीफाइस का लेवल बढ़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो टैक्सेशंस हैं वो टैक्सेशन की वजह से हमारी इकोनॉमी में डिसयूटिलिटी यानी सेक्रीफाइस विल गो ऑन इंक्रीजिंग। इसके लिए टैक्सेशन आर सब्जेक्ट टू इंक्रीजिंग सेक्रीफाइस, इंक्रीजिंग डिसयूटिलिटी। अच्छा, फिर हमने इन दोनों को जब कंपेयर किया अपने एक थियरी में तो हमने देखा कि जैसे जैसे यूनिट ऑफ टैक्स बढ़ रहा था वैसे वैसे आपकी सेक्रीफाइस यानी डिसयूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एवरी इंक्रीज इन द यूनिट ऑफ कमोडिटी यानी टैक्स इट इज़ गो ऑन इंक्रीजिंग। इसके लिए एमएसएस का जो था इट वाज स्लोपिंग अपवर्ड, वो अपवर्ड डायरेक्शन में गया। इसकी वजह से इसको पॉजिटिव स्लोप था, यानी एमएसएस और यूनिट ऑफ टैक्स इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन था बच्चों? डायरेक्ट। अच्छा, दूसरी तरफ हमने क्या देखा कि वही रेज्ड रेवेन्यू गवर्नमेंट यूटिलाइज करती है इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। वही जब खर्चा होता है तो हमारी इकोनॉमी को क्या मिलता है? बेनिफिट। और वही बेनिफिट विथ एवरी इंक्रीज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर विल गो ऑन डिमिनिशिंग। दैट इज़ व्हाई एमएसबी कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। और जहाँ पे एमएसएस और एमएसबी दोनों इक्वल होते हैं, ये वो पॉइंट है, ये वो सिचुएशन है जहाँ पे डाल्टन का कहना है कि जो हमने सेक्रीफाइस सफ़र किया यानी डिसयूटिलिटी हमें मिला ड्यू टू ऑन अकाउंट ऑफ टैक्सेशन, इट विल बी इक्वेट यानी इक्वल टू द लेवल जहाँ पे बेनिफिट हमें मिलता है ऑन अकाउंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। हमें जहाँ पे ये दोनों इक्वल मिलता है एट दिस सिचुएशन वी गेट द लेवल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। उस लेवल पे हमारी इकोनॉमी जो है वो एंजॉय करती है इक्विलिब्रियम का पोजीशन।
यानी इस लेवल पे हमारी इकोनॉमी को मैक्सिमम सोशल बेनिफिट मिलता है। आप देख रहे हो ये शेडेड एरिया में हमने फर्स्ट पार्ट में पूरा हमने डिस्कस किया और ये एरिया दिखाता है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। इसके पहले की जो सिचुएशन है इसमें जो हमारा MSB है वो ग्रेटर देन है MSS से, सेक्रीफाइस कम है, बेनिफिट ज़्यादा है, यानी आपका ओवरऑल जो इकोनॉमी का बेनिफिट है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इक्विलिब्रियम के बाद देखते हैं तो सेक्रीफाइस ज़्यादा है लेकिन बेनिफिट कम है, तो यहाँ नेट सोशल लॉस है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर से हमारे इकोनॉमी को मैक्सिमम सोशल एडवांटेज ही मिले, जो हमने फर्स्ट थियोरी में सीखा। लेकिन आज हमारा मेन क्वेश्चन है कि ये जो हमने थियोरी देखा यानी प्रिंसिपल हमने स्टडी किया, विच इज़ वेरी इजीली एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हग डाल्टन, उसने हमें समझाया। तो इसके इस थियोरी को बहुत से इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि हर थियोरी के कुछ प्रॉज होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, कुछ कॉन्स भी होते हैं, यानी इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो इस थियोरी का जो सेकंड क्वेश्चन है जो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द थियोरी ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। डाल्टन के इस थियोरी के कौन से क्रिटिसिजम्स हैं, कौन से ड्रॉबैक्स हैं, कौन से लिमिटेशंस हैं, और आज हम यही लिमिटेशन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे बच्चों, इन अ वेरी इजी वे, एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ आवर मेन मोटो। तो चलो देखते हैं इस थियोरी में क्या क्या ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस हमें दिखाई देते हैं। ओके तो चलो देखते हैं। फर्स्ट है जो हमें लिमिटेशंस दिखाई देता है, दैट इज़ अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। बहुत सारे क्रिटिक्स कहते हैं कि जो अजम्पशन डाल्टन ने अज्यूम किए हैं, दीज अजम्पशंस आर अनरियलिस्टिक टू सम एक्सट्रीम। जैसे डाल्टन ने कहा कि ये जो हमारी थियोरी है, जो हम अज्यूम करते हैं कि ऑल द पब्लिक एक्सपेंडिचर्स विल रिजल्ट इन बेनिफिट। ओके हमें जितना भी हम पब्लिक एक्सपेंडिचर खर्चा करते हैं वो हमें बेनिफिट देते हैं। ओके लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर है, अगर वो अनप्लैन्ड हुआ या अनप्रोडक्टिव हुआ या कुछ नॉन डेवलपमेंट ट्रांजैक्शंस पे खर्चा हुआ, तो क्या वो हमारे लिए बेनिफिट लेके आता है? नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी इकोनॉमिक बर्डन बढ़ जाता है। तो इसके लिए कभी कभी आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर इफ़ इट इज़ नॉट वाइजली इंकर्ड, अगर उसमें से आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं बढ़ती है, तो इज़ नॉट नेसेसरी कि इट विल ब्रिंग द बेनिफिट टू द इकोनॉमी। वो तो वेस्टेजेस हो गया, यानी हमारे रिसोर्सेज जो है वो तो लॉस्ट हो गए, तो हमारे लिए वो लॉसेस हैं। या उसने अज्यूम किया कि ऑल द टैक्सेस जो हैं दे रिजल्ट इन सेक्रीफाइस या डिसयूटिलिटी। ओके लेकिन कुछ टैक्सेस आप देखो जो लिकर पे हम इम्पोज करते हैं, जो सिगरेट पे हम इम्पोज करते हैं, जो टोबैकोस पे हम डालते हैं, तो कुछ टैक्सेस जब हम उन पे डालते हैं क्योंकि वो हार्मफुल चीज़ें हैं, उन पे हम टैक्सेस हैवीली डालते हैं ताकि उनके कंजम्पशन को हम रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें। तो उनको टैक्सेस को डालना, इम्पोज करना, लेवी करना, इट इज़ अ बेनिफिशियल, वो तो हमारे लिए अच्छा है। हाँ, इफ़ यू आर इम्पोजिंग द टैक्सेस ऑन द एजुकेशन या हेल्थ मेजर्स पे या सम एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो वो हार्मफुल है, वो जो है वो हमारे लिए सेक्रीफाइस क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर हम लिकर पे डालते हैं, अगर हम सिगरेट पर डालते हैं, या अगर कोई और टॉक्सिकेंट कुछ चीज़ें हैं जिन पे हम हैवी टैक्सेस डालते हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, बेनिफिट है। तो इसके लिए जो अजम्पशंस लिए गए हैं, समहाउ इट इज़ अनरियलिस्टिक। तो क्रिटिक्स का कहना है कि जो अजम्पशंस हैं दे आर अनरियलिस्टिक। ये नॉट नेसेसरी कि ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इट विल रिजल्ट इनटू बेनिफिट, या ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ टैक्स विल क्रिएट द सैक्रिफाइस। तो ये जो अजम्पशन जिसके बेस पे ये पूरा थियरी शुरू हुआ, दे आर कंसिडर्ड बाय सम इकोनॉमिस्ट एज अ अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। ओके बच्चों, अच्छा सेकंड है नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज आर इग्नोर्ड।
जो हमारा सेकंड जो हमारा लिमिटेशन है, क्योंकि इस थियोरी में हमने अज्यूम किया था कि जितना भी हमारी गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा इट शुड बी रेज्ड थ्रू टैक्स ओनली, टैक्सेस से मिलेगा। यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस को हमने इस थियोरी में क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, इग्नोर कर दिया, उनको इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया। जबकि हमारी इकोनॉमी में हमारी गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलता है, जो हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं, इट इज़ नॉट ओनली थ्रू द टैक्सेस यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, बट इट इज़ आल्सो फ्रॉम द नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑल्सो। दूसरे सोर्सेज से भी रेवेन्यू मिलता है, जैसे हम देखते हैं फीस में से हमें मिलता है, फाइन्स और पेनल्टी में से गवर्नमेंट को काफ़ी अच्छा रेवेन्यू मिल जाता है, या स्पेशल लेवी है, स्पेशल असेसमेंट है, या पब्लिक से बोरो करते हैं। तो ये सब डिफरेंट वेज हैं जिससे गवर्नमेंट को काफ़ी अच्छा रेवेन्यू मिलता है। लेकिन इन सब सोर्सेस को इस थियरी ने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो काफ़ी क्रिटिक्स का ये कहना है कि दिस थियरी ने गवर्नमेंट के रेवेन्यू में किसको इम्पोर्टेंस दिया, सिर्फ टैक्सेस को इम्पोर्टेंस दिया, यानी नॉन टैक्स जो रेवेन्यू है उसको इस थियरी ने कोई वेटेज, कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया। ओके बच्चों, ओके। थर्ड चलते हैं, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जब हम इस थियरी में देखते हैं तो कुछ क्रिटिक्स का ये कहना था कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइस डिराइव्ड ड्यू टू टैक्सेशन, यानी ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ टैक्स हाउ मच सैक्रिफाइस क्रिएट करता है, या व्हेन यू आर इंकरिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर देन ऑन अकाउंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर हाउ मच बेनिफिट इज डिराइव्ड, यानी हर यूनिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना बेनिफिट क्रिएट करेगा, हर यूनिट ऑफ टैक्सेशन कितना सैक्रिफाइस या डिसयूटिलिटी क्रिएट करेगा। इनको मेजर करना ऑब्जेक्टिवली फॉर सम पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि जब हम टैक्सेस पे करते हैं तो वहाँ पर डिसयूटिलिटी मिला, और पर यूनिट ऑफ जो है टैक्स आप उसको डिसयूटिलिटी को या सैक्रिफाइस को मेजर करो, या आपने जब पब्लिक एक्सपेंडिचर खर्चा किया तो पर यूनिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मेजर करो। लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ हमारे इकोनॉमिस्ट का ये भी कहना है कि बहुत बार ये जो मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस है जो हमें मिलता है ऑन अकाउंट ऑफ टैक्सेशन, या मार्जिनल सोशल बेनिफिट है ये मिलता है ऑन अकाउंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, इनको तो कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट है ही है, लेकिन सम टाइम इट इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय वेरियस अदर नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, उनसे भी अफेक्ट पड़ता है, लेकिन उसको तो हमने कंसिडर ही नहीं किया। बहुत सारे सोशल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे एनजीओज़ हैं, वो भी उनसे अफेक्टेड होते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, वो भी उन्हें अफेक्ट करते हैं, लेकिन उनको इस थियरी में कहीं पे भी हमने कंसिडर नहीं किया। इसके लिए लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी जो है उसकी वजह से यू कैन नॉट एग्जैक्टली मेजर कि हाउ मच सेक्रीफाइस या डिसयूटिलिटी इज डिराइव्ड बाय आवर इकोनॉमी, या हाउ मच बेनिफिट इज एंजॉयड बाय आवर इकोनॉमी। तो इनको एक्चुअल लेवल पे सम टाइम एस्टिमेट करना इट इज़ डिफ़िकल्ट। अच्छा, नेक्स्ट है फोर्थ, हम लोग देखते हैं लिमिटेशन, दैट इज मेथडोलॉजिकल इनकंसिस्टेंस यानी इम्बैलेंस। यानी मेथडोलॉजी की भी जब हम बात करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी नहीं है, बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है। कैसे बच्चों? देखो, जब हम पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, when as a government, as a system, I am incurring the expenditure, मैंने एक एक्सपेंडिचर इंकर किया। सपोज़ एक हाईवे का प्लान बना, एक एक्सप्रेस हाईवे है, उस पर हमने पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंकर किया, तो इट इज़ यूटिलाइज दैट बेनिफिट इज़ इंजॉयड बाय द एंटायर इकोनॉमी। जब एंटायर इकोनॉमी की है, यानी एमएसबी की जब हम बात करते हैं, मार्जिनल सोशल बेनिफिट,
तो इट इज़ यूज्ड बाय, इट इज़ एंजॉयड बाय द एंटायर इकोनॉमी, यानी होल इकोनॉमी, यानी इट इज़ अ मैक्रो कंसेप्ट, बराबर। क्योंकि जब हम पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करते हैं बच्चों, तो उसका बेनिफिट तो पूरे समाज को मिलेगा, पूरे देश को मिलेगा। अब जब पूरे देश को मिलेगा तो पूरा इकोनॉमी उसको यूज़ कर रहा है, पूरा बेनिफिट पूरे इकोनॉमी को मिल रहा है। जब भी आप सपोज़ एयरपोर्ट बना रहे हो, आपने कोई इंडस्ट्री को स्टार्ट कर दिया, आपने न्यू रेलवे लाइंस डाल दी, तो वेन एवर पब्लिक एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड इट प्रोवाइड बेनिफिट टू अ एंटायर इकोनॉमी। तो एंटायर इकोनॉमी यानी मैक्रो कंसेप्ट है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं, व्हेन वी पे इनकम टैक्स, व्हेन वी पे वेल्थ टैक्स, व्हेन वी विल पे द सर्विस टैक्स, जब ये टैक्सेस हम पढ़ते हैं तो इट इज़ अ इंडिविजुअल पेमेंट। अब इंडिविजुअल पेमेंट है तो ये माइक्रो कंसेप्ट है। तो हाउ वी आर कंपेयरिंग द सेक्रीफाइस विच इज अ कंसेप्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स विथ द बेनिफिट विच इज अ मैक्रो कंसेप्ट, और दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर मेथडोलॉजी देखें तो वो मेथडोलॉजी, दोनों के मेथड, दोनों के अप्रोचेस डिफरेंट है। तो कुछ इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि इस तरह से दोनों का कंपैरिजन इट इज़ नॉट ऑन द साउंड ग्राउंड, ये प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, क्योंकि वहाँ से सेक्रीफाइस है जो एक इंडिविजुअल कर रहा है, फेस कर रहा है, दूसरी तरफ बेनिफिट है जो पूरी इकोनॉमी को मिल रहा है। तो इनको मेजर करना, एस्टिमेट करना ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इट हैज़ अ वेरी ड्रॉबैक, दैट इज़ मेथडोलॉजिकल इम्बैलेंस। क्योंकि जब हम मार्जिनल सोशल बेनिफिट की बात कर रहे हैं तो वो मैक्रो कंसेप्ट है, यानी एंटायर इकोनॉमी के साथ जुड़ा है। लेकिन जब हम सेक्रीफाइस की बात कर रहे हैं, टैक्स पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल फर्म पे कर रहा है, इंडिविजुअल पर्सन पे कर रहा है, तो वो माइक्रो कंसेप्ट है। तो हाउ वी आर कंपेयरिंग द सेक्रीफाइस ऑन अकाउंट ऑफ टैक्सेशन विथ द बेनिफिट ऑन अकाउंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, एक मैक्रो है एक माइक्रो है, दोनों डिफरेंट मेथड्स हैं, दोनों डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स है, और दोनों को कैसे कंपेयर कर रहे हैं ऑन अ सेम प्लेटफॉर्म। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके बच्चों, नेक्स्ट है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट हमारा लिमिटेशन है दैट इज लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। यानी इस पॉइंट में फिर से मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि जब हम कंपेयर करते हैं कि कितना हमें बेनिफिट मिला ऑन अकाउंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, कितना हमें सेक्रीफाइस सफ़र करना पड़ा, डिसयूटिलिटी मिला ऑन अकाउंट ऑफ टैक्सेशन, जब ये कंपेयर करना है यानी मेजर करना है इनटू अ स्मॉलर पार्ट्स, लेकिन हर एक एक्सपेंडिचर को स्मॉलर पार्ट्स में कन्वर्ट करना नॉट पॉसिबल। भाई सपोज आपने हाईवे बना दिया, जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया, आपने एक एयरपोर्ट बना दिया। अब उस एयरपोर्ट को थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल दे आर यूजिंग, बेनिफिट्स तो सबको जा रहा है, लेकिन उनको स्मॉलर बेनिफिट में उनको डिवाइड करना, उनका मेजर करना, आप सोचो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्योंकि हम टैक्सेशन तो कर सकते हैं, क्योंकि फिर भी हमने देखा कि वो माइक्रो अप्रोच है कि मैंने कितना टैक्स भरा, डायरेक्ट टैक्स हमें मालूम रहता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स कहीं कहीं पे तो हमें वो भी पता नहीं चलता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स इज इन्वॉल्व्ड इन द प्राइजेस ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, जब हम लोग पर्टिकुलरली जब मॉल से कोई भी चीज़ लेते हैं तो वहाँ हमें पता चल जाता है इतना हमने जीएसटी भरा, लेकिन जब नॉर्मली हम पे करते हैं तो पता नहीं रहता है कितना इंक्लूसिव टैक्सेस था उसमें, क्योंकि हम रफली हम लोग उसका एमआरपी दे देते हैं। तो इसके लिए बहुत बार एमएसबी को यानी बेनिफिट को कैलकुलेट करना इन स्मॉलर पार्ट, यानी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल लेवल पे उस बेनिफिट को एस्टिमेट करना, उनको कैलकुलेट करना, उनको मेजर करना, बच्चों ये प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं होता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। आप इतना बेनिफिट, इतना हैवी एक्सपेंडिचर कर रहे हो, फिर उनको एट इंडिविजुअल लेवल पे उनको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करो बेनिफिट को, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कहीं कहीं पे हम लोग इस थियोरी में कहीं कहीं कुछ चीज़ें जो है
वो हमारी मिसकैलकुलेट हो गई हैं। ओके, लेकिन फिर भी इन स्पाइट हम देखते हैं इतने सारे ड्रॉबैक्स हैं, फिर भी ये थियोरी जो है वो काफ़ी पॉपुलर थियोरी है। अच्छा, नेक्स्ट है, इस थियोरी ने इग्नोर किया है स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। स्पिल ओवर मतलब लॉन्ग टर्म। इस थियोरी ने पब्लिक एक्सपेंडिचर का लॉन्ग टर्म इफेक्ट को इग्नोर किया, क्योंकि हमने क्या देखा कि हमने जितना सेक्रीफाइस किया ड्यू टू टैक्सेशन, और टैक्सेशन से जो भी हमारी गवर्नमेंट को फंड्स रेज हुए, द सेम इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ओके, अच्छा, हमने खर्चा किया और जहाँ पे सेक्रीफाइस और बेनिफिट इक्वल होता है वहाँ पे हम इक्विलिब्रियम को मेजर करते हैं। यानी यहाँ पे डाल्टन का ये कहना है कि बेनिफिट को हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, यानी पर यूनिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर के लेवल पे हम बेनिफिट को मेजर कर रहे हैं। लेकिन वो बेनिफिट जो है दैट इज़ ओनली फॉर दैट ईयर, क्योंकि टैक्सेशन तो हम एवरी ईयर पे करते हैं। लेकिन जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जब हमने खर्चा किया, अब मैंने हाईवे बना दिया, तो क्या वो हाईवे पे मैंने खर्चा किया इट विल प्रोवाइड द बेनिफिट टू अवर इकोनॉमी फॉर दैट ईयर ओनली? नो, क्योंकि वो जो हमारी कैपिटल एसेट्स है, चाहे वो सी लिंक्स बनाएं, चाहे हम हाईवे बनाएं, चाहे हम एयरपोर्ट्स बनाएं, चाहे हम रेलवे लाइंस बनाएं या पावर प्लांट्स हम बनाएं, तो इन सब का बेनिफिट तो हमें 1-2 साल तो नहीं है, वो 10 साल, 20 साल, 50 साल तक हम लोगों को वो यूटिलाइज होता है। उसका बेनिफिट तो सो मैनी ईयर्स हम एंजॉय करते हैं। लेकिन इस थियोरी में इस पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो स्पिल ओवर इफेक्ट है, यानी लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट है, उसको तो कंसिडर ही नहीं किया गया। तो इसके लिए इस थियोरी का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो हम इंकर करते हैं, स्पेशली जब हम कैपिटल गुड्स पे खर्चा करते हैं, जैसे मैंने कहा कि हमने कोई सीलिंग पे खर्चा किया, हमने डैम्स बनाए, हमने ब्रिजेस बनाए, हमने फ्लाईओवर्स बनाए, हमने पावर प्लांट्स बनाए, हमने रेलवे लाइंस डाले, हमने रोडवेज पे पैसा डाला, तो ये जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर है, ये बेनिफिट सिर्फ उस साल के लिए नॉट रिस्ट्रिक्टेड, उसका बेनिफिट हम आने वाले बहुत सालों तक एंजॉय करेंगे। लेकिन इस कंसेप्ट को डाल्टन ने अपने थियोरी में कहीं पे भी एक्सप्लेन या कंसिडर नहीं किया। उसने कहा कि बेनिफिट विल गो ऑन डिमिनिशिंग, जबकि ये बेनिफिट तो आने वाली हमारी बहुत सी जनरेशन एंजॉय करती। ओके बच्चों, अच्छा, नेक्स्ट है कॉन्ट्रा साइकिल मेजर्स। अब कॉन्ट्रा साइकिल मेजर्स जो हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में हमारी गवर्नमेंट फॉलो करती है कॉन्ट्रा साइकिल्स मेजर्स। ये होता क्या है? कॉन्ट्रा साइकिल यानी टू कंट्रोल द साइकिल्स। कॉन्ट्रा यानी ऐसे स्टेप्स लेते हैं जिससे हमारे जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस हैं, अप्स एंड डाउन इकोनॉमी में, वो कंट्रोल हो जाए, उसको हम पूरी तरह से रिड्यूस कर पाए, उन्हें ओवरकम कर पाए। तो ऐसे कॉन्ट्रा साइकिल्स मेजर्स जो हैं, उन सब की बात जो है इस थियोरी में कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं की गई है। अब देखो, हम जब इकोनॉमी में देखते हैं कि सपोज इन्फ्लेशन आया, जब महंगाई आती है, तो उस महंगाई के दौरान हम क्या देखते हैं, इकोनॉमी में परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ता ही रहता है, टैक्सेशन जो है वो ज़्यादा ही हम पे करते हैं। उसमें आप देखते हो हमारा कंजम्पशन जो रहता है उसका, यानी जो हमारा रियल, जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज है, रियल परचेजिंग पावर है, वो रिड्यूस हो जाता है। लेकिन प्राइसेस जो है वो हम ज़्यादा पे करते हैं। अब उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और उसी समय वो टैक्सेशंस को बढ़ा देती है, तो डिसयूटिलिटी बढ़ जाती है। ओके, लेकिन वो कॉन्ट्रा साइकिल है, हमें इन्फ्लेशन को रोकना है तो गवर्नमेंट उस समय टैक्सेशन बढ़ा देती है, लेकिन उस समय पब्लिक एक्सपेंडिचर को ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर तो हम नहीं बढ़ा सकते, इक्वेट नहीं कर सकते। या चलो अपोजिट हम लोग जब देखते हैं इकोनॉमी में रिसेशन है, जब इकोनॉमी में मंदी है, अब जब रिसेशन है, जब मंदी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्सेस को कम करना पड़ेगा क्योंकि मंदी है।
लोगों की इनकम कम हो गई है तो आपको टैक्सेस रिड्यूस करने पड़ेंगे और हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि इकोनॉमी को मूव करना है। अब इसमें हम दोनों को इक्वेट कैसे करेंगे, कैसे बोलेंगे कि ये कॉन्ट्रास्ट जो हमारे सिचुएशन है इसमें जो MSS है वो MSB के इक्वल होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमारी इकोनॉमी में कभी कभी फ्लक्चुएशंस आती है, मूवमेंट्स आती हैं। तो अगर इकोनॉमी में रिसेशन आया है, मंदी आई है, तो हमें उन्हें ओवरकम करना है। इसके लिए कॉन्ट्रा साइकल्स मेजर्स गवर्नमेंट को फॉलो करना ही पड़ता है ताकि उनके जो रिएक्शंस हैं, उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हम कम कर सकें। जैसे मैंने कहा कि रिसेशन मंदी के दौरान हम क्या करते हैं बच्चों, टैक्सेस कम कर देते हैं और पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हैं ताकि इकोनॉमी एक बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे रहे और हमारे इकोनॉमी में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चलता रहे। तो इसके लिए गवर्नमेंट को ये सब स्टेप्स उठाने पड़ते हैं, लेकिन इन सब बातों की बात यहाँ पे नहीं की गई, यानी इस थियरी ने इसको कहीं पे भी कॉन्ट्रा साइकिल मेजर्स को सपोर्ट नहीं किया। ओके बच्चों, तो ये भी था एक लिमिटेशन। अच्छा, तो इस तरह से हमने 7 लिमिटेशंस, देखो बातें करते करते हमारे बहुत सारे लिमिटेशंस जो है वो डिस्कस हो गए। क्या क्या देखा हमने, बहुत सारे अजम्पशंस जो है वो अनरियलिस्टिक हैं क्योंकि ये थियरी, डाल्टन की थियरी जिन अजम्पशन पे बेस्ड थी, प्रैक्टिकली ग्राउंड देखें तो समवेयर वो हमारे करेक्ट प्रूव नहीं होते हैं कि सभी हमारे टैक्सेशन जो हैं वो सेक्रीफाइस में या डिसयूटिलिटी में हमें इफ़ेक्ट देते हैं या पब्लिक एक्सपेंडिचर हमेशा आपको बेनिफिट देते हैं। या हमने नॉन टैक्स सोर्सेज देखा रेवेन्यू का, उसको तो इग्नोर ही कर दिया है। दैन ऑब्जेक्टिविटी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। हमारे मॉडर्न क्रिटिक्स जो है वो ये भी कहते हैं कि एक्चुअली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि टू मेजर द सेक्रीफाइस ऑन अकाउंट ऑफ टैक्सेशन एंड बेनिफिट ऑन अकाउंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर हम उनको प्रॉपरली मेजर कर पाएंगे क्योंकि MSS हो या MSB हो, दे आर आल्सो अफेक्टेड बाय वेरियस नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हो, सोशल फैक्टर्स हो, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो, उनसे भी अफेक्टेड होते हैं। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिविटी क्लियर नहीं है। ये मेथडोलॉजिकल इम्बैलेंस है क्योंकि जब हम पब्लिक एक्सपेंडिचर देखते हैं, जो खर्चा होता है ये तो पूरा एंटायर इकोनॉमी उसको एंजॉय करता है, तो ये एक मैक्रो कंसेप्ट है। लेकिन जब हम टैक्स पेमेंट की बात करते हैं तो वो टैक्स यानी सेक्रीफाइस सफ़र करता है इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फैक्टर ओनर्स, वही तो वो माइक्रो कंसेप्ट है। अब माइक्रो का अप्रोच मैक्रो के साथ कंपेयर करने तो ये तो आपका सॉलिड ग्राउंड नहीं है। दैन लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, यहाँ पे हमें सेक्रीफाइस हो वो भी पर यूनिट ऑफ टैक्स हमें स्मॉलर पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है, या पब्लिक बेनिफिट हो वो भी हमें स्मॉलर पार्ट में पब्लिक एक्सपेंडिचर का कैलकुलेट करना है, जो स्मॉलर पार्ट्स में एक्चुअली कैलकुलेट करना नॉट पॉसिबल। देन हमने देखा कि ये इग्नोर करता है स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर हमें बेनिफिट 1 साल के लिए नहीं देता है बच्चों, इट विल प्रोवाइड द बेनिफिट फॉर सो मेनी सब्सिक्वेंट ईयर्स, कमिंग ईयर्स में हमें बहुत सालों तक उनका बेनिफिट मिलता है। तो इसके लिए फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर हमें बेनिफिट मिलेगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस थियरी ने इस स्पिल ओवर इफेक्ट को इम्पॉर्टेंस ही नहीं दिया। और हमने लास्ट 7th देखा, कॉन्ट्रा साइकिल मेजर्स को भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया, जबकि हमारी इकोनॉमी हमेशा चाहती है कि कोई भी साइकिल आया, फ्लक्चुएशंस आया तो हम उसको कंट्रोल करेंगे। ओके बच्चों, तो ये खाली 7 हमने की। चलो और देखते हैं 5 पॉइंट्स। अच्छा, 8th पॉइंट है नो डिसयूटिलिटी इन पब्लिक बोरोइंग। नाउ इस थियरी में पब्लिक बोरोइंग को कोई भी इम्पोर्टेंस डाल्टन ने नहीं दिया। अब हम देखते हैं जो हमारी मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं। अब मॉडर्न गवर्नमेंट क्या करती है, जनरली पब्लिक से बोरो करती है, क्योंकि ज़्यादातर हमारी बजट कौन सी होती है, डेफिसिट बजट। अगर हम मॉडर्न इकोनॉमिस्ट J.M. कीन्स की बात करें तो उसने हमेशा फेवर किया डेफिसिट बजट को, क्योंकि हमारी मॉडर्न गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं, जो हमारी वेलफेयर स्टेट्स हो गई हैं, क्योंकि पहले की तरह ट्रेडिशनल गवर्नमेंट्स नहीं हैं। आजकल के जो गवर्नमेंट हैं दे हैव टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल।
वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उस रोल के लिए उनका खर्चा, उनका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी को प्रोग्रेसिव चेंजेस लाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए खर्चा तो करना ही पड़ता है। ये हमारी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है, और आजकल तो कॉम्पिटिटिव डिमांड है, और हेल्दी कंपटीशन में रहने के लिए हर कंट्री के गवर्नमेंट को खर्चा करना ही पड़ता है। तो उसके लिए जब वो खर्चा करती है गवर्नमेंट, तो उनके लिए बेस्ट जो क्या रहता है कि दे शुड बोरो फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से बोरो करते हैं, और वही जो आपका बोरोड फंड है इट इज़ टू बी इंकर्ड इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। अच्छा, जब हम पब्लिक से बोरो कर रहे हैं तो इट शुड बी रीपेड विथ इंटरेस्ट, तो वहाँ पे तो डिसयूटिलिटी का क्वेश्चन ही अराइज नहीं हुआ। तो यहाँ पे तो हमारी पब्लिक को कोई डिसयूटिलिटी हुई नहीं, लेकिन इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को इस थियोरी में कहीं पे भी जस्टिफाइड नहीं किया गया, कहीं पे भी उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। इसके लिए हमने क्या कहा, नो डिसयूटिलिटी। भाई कोई नुकसान नहीं है जब आप पब्लिक से बोरो कर रहे हो, पब्लिक से बोरो करो, उन्हें विथ इंटरेस्ट आप बाद में वापस करो, आप बॉन्ड्स के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू, लॉन्ग टर्म के, आफ्टर 5 ईयर्स, 7 ईयर, 10 ईयर हम वापस करेंगे, और तब तक हमारा पैसा ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड होगा जो सेल्फ लिक्विडेटिंग होगा। जैसे हाईवे बना दिया, एयरपोर्ट बना दिया, रेलवे बना दिया, तो 5-10 साल में तो हमें इतना पैसा मिल जाएगा कि आराम से हम वापस कर सकते हैं। तो देखो ये पब्लिक एक्सपेंडिचर फ़ायदे का है, लेकिन कहाँ से किया, पब्लिक बोरोइंग से। तो यहाँ तो डिसयूटिलिटी नहीं हुआ, ऑन द कॉन्ट्ररी हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट ही बेनिफिट मिला दोनों तरफ, चाहे पब्लिक बोरो किया या पब्लिक एक्सपेंडिचर किया। यही तो समझदारी का फंडा है जो इस थियोरी में कहीं पे भी यूज़ नहीं हुआ। ओके बच्चों, नेक्स्ट है 9th है डिफरेंसेस इन द एरिया। अब ये भी एक लिमिटेशन है जो बहुत से इकोनॉमिस्ट ने पॉइंट आउट किया। उन्होंने क्या किया, यानी उन्होंने हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि जब हम MSS की बात करते हैं, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, यानी जब हम सेक्रीफाइस फेस करते हैं, डिसयूटिलिटी को हम लोग थोड़ा देखते हैं, तो वो क्यों आता है, ड्यू टू टैक्सेशन, ऑन अकाउंट ऑफ टैक्सेशन। जो टैक्स पे करते हैं उन्हें सेक्रीफाइस मिलता है, और मोस्टली टैक्स पेयर्स हम मोस्टली कहाँ देखते हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जैसे आप देखो मुंबई है, जैसे चेन्नई है, जैसे दिल्ली है, जैसे कोलकाता है, हैवी टैक्स पेयर्स है, बराबर। यहाँ से पूरी की पूरी सेक्रीफाइस ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिलती है, क्योंकि लार्जेस्ट जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन है, यहाँ से आके टैक्सेस पे करती है, बराबर। हमारे सेक्रीफाइस का लेवल यहाँ ज़्यादा है, लेकिन वही खर्चा होता है, यानी वही रेज्ड फंड इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर यूज़ होता है फॉर बैकवर्ड एरियाज़, फॉर रूरल एरियाज़। पे किया मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ने, खर्चा किया गया बैकवर्ड एरियाज़ के लिए, रूरल एरियाज़ के लिए, उनके इरिगेशन प्लांट्स, उनके पावर्टी, उनके अनएम्प्लॉयमेंट को हमें कम करना है, इसके लिए प्रोजेक्ट के लिए वो खर्चा होता है। तो इसके लिए कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि देखो सेक्रीफाइस तो क्रिएट हुआ अनदर एरिया में, लेकिन बेनिफिट मिला दूसरी एरियाज़ में, तो देयर इज़ डिफरेंसेस इन द एरिया। तो थियोरी में जब हम बात कर रहे हैं कि MSS और MSP दोनों इक्वेट होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सेक्रीफाइस आ रही है वन एरिया में से, बेनिफिट जा रहा है दूसरी एरिया में, तो हम इक्वल किसको करें, ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इसके लिए डिफरेंसेस इन द एरिया की वजह से, क्योंकि सेक्रीफाइस सफ़र कर रहे हैं सम पीपल, बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं सम अदर एरिया, तो इसके लिए दोनों सेक्रीफाइस एंड बेनिफिट आर नॉट प्रोवाइडेड इन द सेम एरिया। सो इसके लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू डाल्टन का थियरी। ओके बच्चों, अच्छा 10th पॉइंट है मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट फंड्स। अब जब हमने इस थियोरी को समझना शुरू किया तो डाल्टन ने ये अज्यूम किया कि ये थियोरी में हम अज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट विल यूज़ ऑल द फंड्स in the form of public expenditure very wisely, efficiently and in the productive way। यानी हमारे जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा वो बेस्ट होगा, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा।
लेकिन सम टाइम हम ऐसा देखते हैं कि लार्ज शेयर ऑफ गवर्नमेंट फंड्स आर यूज्ड फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस या नॉन डेवलपमेंट ट्रांजैक्शंस में यूज होता है। और इन सम सेक्शन वी आल्सो फाइंड कि देयर इज करप्शन इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो इसकी वजह से देयर आर सम मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फंड्स। तो इसके लिए हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम आता है, और उस प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के फंड्स को हम अज्यूम कर रहे हैं वो बहुत एफिशिएंटली यूज़ होंगे, फॉर अ प्रोडक्टिव पर्पज़ यूज़ होंगे, वो हमारे देश की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, हमारे देश में इनकम और एम्प्लॉयमेंट आउटपुट सब बढ़ेगा, लेकिन एज पर एक्सपेक्टेड टारगेट्स को हम अचीव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे फंड्स क्या हो जाते हैं, मिसयूज़ हो जाते हैं। और ऐसे भी देखा गया है कि कहीं कहीं करप्शन भी होती है, कहीं कहीं पे फंड्स अनप्रोडक्टिव यूज़ हो जाते हैं, कभी कभी जो डेवलप्ड एरियाज़ नहीं हैं नॉन डेवलपमेंट फंड वहाँ पे यूज़ हो जाता है। तो इसके लिए हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट्स अचीव नहीं होते। तो मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट फंड्स हुआ तो आपका एमएसएस और एमएसबी इक्वेट होगा, यानी इक्विलिब्रियम, यानी मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। जो बेनिफिट हम देना चाहते हैं वो हमारे इकोनॉमी को नहीं मिल पाता है, तो ये भी एक वीकनेस रह जाती है। नेक्स्ट 11th पॉइंट है लार्ज बजट साइज। क्योंकि जब हम बात करते हैं हमारे गवर्नमेंट के सिस्टम की, तो यहाँ गवर्नमेंट के सिस्टम में जब हम पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करते हैं बच्चों, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर एक लमसम बजट के फॉर्म में हम डिसाइड करते हैं। आप बजट देखो, एक क्या होता है कि एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ एनुअल ईयर, जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से एंड होता है 31 मार्च में। लेकिन जब हम डाल्टन के इस थियोरी में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम डाल्टन के थियोरी में बच्चों क्या कर रहे हैं, हम टैक्सेशन से सेक्रीफाइस मेजर कर रहे हैं कि पब्लिक ने टैक्स भरा तो उसमें से सेक्रीफाइस मिला, तो कितना सेक्रीफाइस सफ़र किया पर यूनिट ऑफ टैक्स पेड, पर यूनिट ऑफ टैक्स, पर यूनिट। दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट ने पब्लिक एक्सपेंडिचर किया, खर्चा किया, तो पब्लिक ने कितना बेनिफिट एंजॉय किया पर यूनिट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब पर यूनिट की बात करें, यानी चाहे वो बेनिफिट हो या आपके टैक्स से सेक्रीफाइस हो, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इतने स्मॉलर अमाउंट में हमने अभी अभी देखा डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको सेक्रीफाइस को भी स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना है, आपके बेनिफिट्स को भी स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना है। बजट बनती है लार्ज साइज़ में, इतनी लार्ज साइज़ के बजट को इतने स्मॉलर अमाउंट के ट्रांजैक्शन में तोड़ना, स्प्लिट करना और कैलकुलेट करना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए कहीं कहीं पे लगता है कि ये जो थियरी है इट इज़ ओनली अ इमेजिनेशन। जब हम प्रैक्टिकली फॉलो करने जाएंगे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को, एटलीस्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर को हम पर यूनिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर मेजर करें, कितना बेनिफिट दिया, यानी हर एक ट्रांजैक्शन को सेपरेटली देखें। और हमारे देश में करोड़ों अरबों खरबों ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो इतनी लार्ज साइज ऑफ बजट को इतना स्मॉलर पार्ट्स में स्प्लिट करना और उनके सेक्रीफाइस और यूटिलिटी और डिसयूटिलिटी को मेजर करना, इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि कितना यहाँ से हमें बेनिफिट मिला, कितना हमको सेक्रीफाइस मिला, क्योंकि आपकी बजट जो रहती है वो लार्ज साइज़ ऑफ बजट है, और इस लार्ज साइज बजट में से इतने स्मॉलर टैक्सेशन का सेक्रीफाइस या हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर का बेनिफिट, इनको कंपेयर करना, इक्वेट करना, प्रैक्टिकल ये पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म हमें फेस करना पड़ा। अच्छा, लास्ट है, दैट इज़ 12th जो लिमिटेशन है इस थियोरी का, दैट इज़ चेंज इन द कंडीशंस। अब देखो, कभी भी हमारी इकोनॉमी क्या कभी स्टैटिक होती, क्या हमेशा सेम कंडीशंस होती, ऑल द टाइम सेम बिहेवियर, सेम कंडीशन? नहीं, इकोनॉमीज क्या होती हैं, डायनामिक। कंडीशंस आर ऑलवेज चेंजेस,
और उसमें भी आपने देखा साइक्लिकल चेंजेस, अप्स एंड डाउन, कभी रिसेशन, कभी इन्फ्लेशन, कभी बूम, कभी प्रॉस्पेरिटी, कभी ट्रफ, कभी रिसेशन, कभी डिप्रेशन, कभी रिकवरी। ये बहुत सारे फेजेस आते हैं। अब जब इतने सारे फेजेस आते हैं तो गवर्नमेंट को उनके सरकमस्टेंसेस, उनके सिचुएशन के हिसाब से टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर को अप एंड डाउन करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि सपोज रिसेशन है, अब रिसेशन है तो टैक्सेशन कम करनी पड़ेगी, बराबर, और आपको पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। या आप देखो कभी कभी ऐसी कंडीशन आती हैं, कभी कभी ऐसे भी होता है, जैसे हमने देखा नेचुरल क्लाइमेटीज़ का कोई इफेक्ट हुआ। अब नेचुरल क्लाइमेटीज़ में अर्थक्वेक आ गया, या हमने हैवी फ्लड्स देखा, साइक्लोन हुआ, तो गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। लेकिन वो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर रहता है, इट इज़ जस्ट टू प्रोवाइड द मोर एंड मोर वेलफेयर टू द इकोनॉमी। इसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। हम प्रोटेक्ट करते हैं इकोनॉमी को, उनके प्रोटेक्ट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काफ़ी खर्चा हो जाता है, क्योंकि ये जो खर्चा रहता है ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता है, अनप्रोडक्टिव होता है, प्लान्ड नहीं होता है, अनप्लान्ड होता है, लेकिन करना पड़ता है। या हमने पेंडेमिक देखा, कोविड-19 का प्रॉब्लम आया, हमने ये देखा इसमें बहुत सा हैवी एक्सपेंडिचर वैक्सीनेशन पे हुआ, हमारे हेल्थ मेजर्स पे हुआ, बहुत से हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हुआ, बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए किया गया। तो इतने सारे डिफरेंट जो प्रोग्राम्स जो थे वो हमने लिए, क्यों? ताकि हम इस पेंडेमिक को प्रॉपरली फाइट कर पाएँ। तो इस तरह से कंडीशंस बदलती हैं, सिचुएशंस बदलती हैं। या कभी कभी देखो वॉर हो गया, देखो ऐसा भी बहुत से आप कंट्रीज़ में देखते हैं। समझो वॉर हो गया, तो वॉर में क्या करती है गवर्नमेंट? अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, डिफेंस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कर लेती है। अब ये पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया तो इसके वॉर को खर्चा करना यानी टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमी, इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो उसने डायरेक्ट बेनिफिट हमारी इकोनॉमी को नहीं दिया, लेकिन फ्रॉम द एक्सटर्नल अटैक से हमारे देश को बचाया। तो ये भी करना ज़रूरी था। तो इसके लिए चेंज इन कंडीशन, यू कैनॉट से कि एट दिस लेवल, सपोज एट दिस लेवल कि हमने इस पर्टिकुलर ईयर में वी इंजॉयड द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, यानी मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस हमें मिला कि मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस और बेनिफिट इतना इक्वेट हुआ कि इन द सेम ईयर यू विल गेट एट द सेम सिचुएशन। नो, नॉट पॉसिबल डियर, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हालात बदलते हैं, कंडीशंस बदलते हैं, सर्कमस्टेंसेस बदलते हैं, और एज अ गवर्नमेंट, एज अ सिस्टम, जैसे हालात वैसा डिसीजन होता है। ऑल द टाइम यू कांट सी कि सेक्रीफाइस एंड बेनिफिट शुड बी इक्वेट। नो डियर, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें हालात के हिसाब से हमको डिसीजन लेना है। इन्फ्लेशन है तो टैक्सेस को हम बढ़ा लेते हैं ताकि वो जो हमारा जो मनी पावर है वो कम हो, एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो, इनको रिड्यूस करना। लेकिन अगर रिसेशन है तो डिमांड को बढ़ाना है, इसके लिए हम क्या कर देते हैं? इसके लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर लेते हैं, टैक्सेशन कम कर लेते हैं। तो जैसे हालात वैसे डिसीजन। तो इसके लिए ऑल द टाइम यू कांट फॉलो द सेम स्ट्रेटजी, क्योंकि वो हर सर्कमस्टांसेस में सेम रिजल्ट पाना पॉसिबल नहीं होता है। ओके बच्चों, अच्छा, तो ये है 12 डिफरेंट लिमिटेशंस एंड द क्रिटिसिजम्स, या यू कैन से ड्रॉबैक ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस। ये कितने भी क्रिटिसिजम्स हो, डिस्पाइट ऑफ वेरियस क्रिटिसिज्म, दिस लॉ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ये डाल्टन की जो थियरी है बहुत ही पॉपुलर है और पब्लिक फाइनेंस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैसे बढ़ानी है, डिस्ट्रीब्यूशन के डिसीजन लेने हो, या रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेशन करना हो, ऑलवेज पब्लिक फाइनेंस में डाल्टन के थियरी को हम बहुत ही इम्पोर्टेंस और प्रेफरेंस देते हैं। अच्छा, जिस तरह से इन 12 पॉइंट्स को मैंने एक्सप्लेन किया, इन द सेम वे आई हैव प्रोवाइडेड इन माई नोट्स, मैंने नोट्स में प्रोवाइड किया है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, डरने की ज़रूरत नहीं है, और ये जो है वो आपको ईजिली सपोर्ट करेगा। अच्छा, एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो इसमें भी आपको सब पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं, एनी 8 to 10 पॉइंट्स जो आपको ईजी लगे वो आप लिख सकते हैं।
Okay bachcho, so if you like this video, do share with your friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.